का जो वीडियो है उसमें आपका सेल्फ इंडक्टेंस जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, सेल्फ इंडक्टेंस और उसका फार्मूला और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। तो दो पार्ट आज हम ले रहे हैं इस वीडियो में और इसको समझिए पहले, उसके बाद फिर इसी का जो है दूसरा पार्ट, उसी में म्यूचुअल इंडक्टेंस में ही आपका हम एक कपलिंग का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। सेल्फ इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, उसमें लेंज लॉ पढ़े हैं, है ना, फेराडेज लॉ पढ़ लिए हैं। उसके बाद है आपका कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब इसमें यह है कि द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय द वर्च्यू ऑफ विच अपोज any change in flux or current in it by inducing a current in itself is called a self inductance। क्या मतलब है कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसके द्वारा एक ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा गुण इलेक्ट्रिक सर्किट का जिसमें किसी तरीके का अगर हम चेंज करें तो फ्लक्स और करंट में अपने आप चेंज होता है। देयर इज एनी चेंज इन द फ्लक्स और करंट इन इट बाय इंड्यूसिंग द करंट, क्योंकि उनमें इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है और इसके वजह से उसमें फ्लक्स और करंट में चेंज हो जाता है उसके खुद के वजह से। करंट इन इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है कि द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय वर्च्यू ऑफ विच अपोज एनी चेंज ऑफ फ्लक्स और करंट इन इट बाय इंड्यूसिंग द करंट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सेल्फ इंडक्टेंस। आपने लेंज का लॉ पढ़ा हुआ है पहले, कि लेंज के लॉ के अनुसार कि इंड्यूस्ड करंट जो होता है उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से वो जनरेट होता है। तो यहाँ भी अगर किसी सर्किट में किसी प्रकार का फ्लक्स में या करंट में चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट खुद वो जनरेट करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इस तरीके का सर्किट जो है सेल्फ इंडक्टेंस सर्किट कहलाता है। और सेल्फ इंडक्टेंस इज द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक इनर्शिया। मतलब कहने का ये है कि इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया में क्या होता है कि वो खुद इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस होता है अपने आप, है ना। उसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में खुद उस चीज को विरोध करने के लिए एक टेंडेंसी, एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है कि इनर्शिया क्या होता है, तो उसी के जैसा ये भी है। नेचर ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अपोजिंग द चेंज चार्ज इन द करंट ऑफ फ्लक्स। क्या कह रहा है कि नेचर ऑफ इंड्यूस करंट इन अपोजिंग, मतलब इसका नेचर ही अपोजिंग है, ध्यान रखिएगा, इसका नेचर ही आपका अपोजिंग है। ये क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमने क्या किया कि जब एक हमने कॉइल लिया जिसको हमने किसी बैटरी और की के द्वारा जोड़ दिया, जब हम इसमें फ्लक्स चेंज करते हैं, जब इसमें हम फ्लक्स चेंज करते हैं इस कॉइल में, तो आपको मालूम है कि फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स में कुछ चेंज करने के वजह से ये लाइन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के वजह से इसमें फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने से इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और इसमें अगर गैल्वेनोमीटर लगा है तो हमको वो करंट समझ में आता है। तो यह क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स phi b is directly proportional to current I, phi b is directly proportional to I। तो B इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ हटा करके हम L एक साइन यूज करते हैं, तो फाई B इज इक्वल टू Li, और L क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस।
या हम इसको इंडक्टेंस भी कहेंगे। तो L का अगर निकालेंगे तो हम क्या जाएगा 5B/I। अगर करंट 1 यूनिट लें, 1 एम्पियर लें, 1 यूनिट लें, तो L जो होगा किसके बराबर हो जाएगा 5B के, मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे डेफिनेशन बना सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil itself when the when the unit current is passes through it। क्या मतलब है कि अगर यूनिट करंट किसी भी सर्किट में हम फ्लो करें तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है उस कॉइल में, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल किसके बराबर होता है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L किसके बराबर हो जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के। कब? जब हम उसमें एक यूनिट करंट फ्लो करें, उस कॉइल में एक यूनिट करंट हम पास करें। ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है? जैसे आपने देख रहे हैं L = 5B/I। 5B मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है यूनिट? वेबर, और I का एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर। ठीक है। इसको एक और नाम से इसी को हम बुलाएंगे। आगे हम फिर एक और डेफिनेशन आपको बताते हैं। देखिए आगे इसको और एक तरीके से समझा रहे हैं कि EMF अक्रॉस द इंड्यूस्ड इंडक्शन कॉइल। देखिए अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकेंड लॉ हम जानते हैं E = -d∅/dt। ये आप इक्वेशन प्रूफ भी किए हुए हैं। E = -d∅/dt। अब यहाँ पर d∅ की जगह हमने अभी प्रूफ बताया आपको क्या है? Li रख दिया हमने। L चूंकि कांस्टेंट है तो -L, ये -L/di/dt, और di/dt क्या होता है? दैट विल बी di/dt करंट पर यूनिट टाइम, है ना, पढ़ा है ना आपने? करंट पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। तो आप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले di/dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक कॉइल, और दूसरी बात इंडक्टेंस नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है यहाँ पर कि नेगेटिव साइन शोज दैट inductance EMF is always opposite to change in the current, opposite to the change in the current। ध्यान रखिएगा ये हमेशा रहता है। पहले भी बताया कि ये अपोजिट होता है, अपोज करता है। तो अगर इसी चीज को हम इस तरीके से लिखें L = E और ये di/dt, है ना, इसको यहाँ पर ले जाए, L की वैल्यू निकालें तो L = E di/dt, क्योंकि di/dt को अगर A1 मान लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 यूनिट, देन L किसके बराबर हो जाएगा? ये -E, यहाँ पर -E है, माइनस साइन भी आएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस साइन लगा लीजिएगा, -E के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या, ये यहां से इंडक्टेंस L की एक दूसरी परिभाषा निकल रही है। क्या परिभाषा है वो? ये है आपका कि इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस इट व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। Rate of change of current is 1 ampere, then inductance of the coil is numerically equal to the EMF E। अब इसको फिर से यूनिट ऑफ इंडक्टेंस बनाए तो वेबर/एम्पियर को हम नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा, हेनरी। और इसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। प्रैक्टिकली इसको हम हेनरी में नहीं लिखते हैं बल्कि मिली हेनरी में, mH में इसको डिफाइन करते हैं। इसका हम देखते हैं डेरिवेशन कि कैसे निकाला जाता है। डेरिवेशन ऑफ L की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इस कॉइल में डाल रहे हैं तो हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है कैपिटल N है
और टर्न डेंसिटी जो है आपकी स्मॉल n है, तो n इज इक्वल टू होता है n इंटू स्मॉल n इंटू आई, स्मॉल n इंटू आई। ठीक है। अब यहां पर ये B मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। तो फ्लक्स लिंक्ड विद दैट वन टर्न, अगर एक ही टर्न रहेगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, B डॉट ए, है ना, B डॉट ए। तो B भाई B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B की जगह पर म्यू नॉट एन आई और ये है आपका कैपिटल A। तो ये आ जाएगा फाइव बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए। ओके। इसमें टोटल फ्लक्स लिंक्ड, ये तो हमने बताया n के लिए, वन टर्न के लिए। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये जाएगा फाइव बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए इंटू कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न n है आपका। L इज इक्वल टू, अभी हमने डेफिनेशन निकाला हुआ है फाइव बी अपॉन आई, तो फाइव बी को आई से डिवाइड कर देंगे तो ये आई और आई कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ ड्राइव हुआ, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ए इंटू कैपिटल N। ठीक है। यहाँ पर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस L इज इक्वल टू इंडक्टेंस कॉफिशिएंट L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ए इंटू एन। अब यहां पर जो वैल्यू n इंटू एल है, n इंटू एल, कैपिटल N इंटू एल, दैट विल बी कैपिटल N। तो यहां पर यही वैल्यू अगर हम रखें तो L इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एन ए और n इंटू ये L है, तो n इंटू एल की जगह पर हम पुट करेंगे n अपॉन एल इंटू ए इंटू कैपिटल N। ये n इंटू एल की जगह कैपिटल N पुट कर दिया, तो ये आपका आ गया L इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। ठीक है। यहां पर अगर आप देखते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल अपॉन इंटू ए। इफ यहां देखिए अगर ये L की लेंथ बढ़ाते हैं, L बढ़ाते हैं तो ये L भी आपका कैपिटल L जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस कोएफिशिएंट है, वो भी आपका इंक्रीज होता जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इफ L इज इक्वल टू इंक्रीज देन L कैपिटल L विल बी आल्सो डिक्रीज। ये दोनों में इनवर्स रिलेशन है, तो ये इसको इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज होगा तो ये आपका डिक्रीज होगा। तो ये फार्मूला है आपका L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है। अब आपका एक पार्ट और बचा है इसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये तो सेल्फ इंडक्टेंस था, ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, जरा पहले इसको हम लोग समझें कि when we give the current in the first coil then the flux change in the second coil। मतलब कहने का क्या है कि अगर दो कॉइल है, हम ये हमारे पास दो कॉइल है, एक कॉइल में अगर हम फ्लक्स में चेंज करते हैं, है ना, एक कॉइल में जैसे फर्स्ट कॉइल में हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो देखते हैं कि ऑटोमेटिक जो है अपने आप सेकेंड कॉइल में फ्लक्स अपने आप इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। इसको अगर हम मेजर करेंगे तो यहाँ पर खुद रीडिंग आने लगेगी अपने आप, जबकि हमने चेंज आपको फर्स्ट कॉइल में किया है। तो यही बात है कि when we give the current in the first coil then flux change in the second coil and then induced current I will be generated. According to the Faraday's second law, we know that according to the Faraday's second law, there will be produced EMF and then produced inductance, induced current E is equal to minus
डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होता है। ये ऑलरेडी हम फैराडे लॉ से पढ़ चुके हैं। तो व्हेन वी गिव द स्टेडी करंट इन द फर्स्ट कॉइल, यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्टेडी करंट अगर फर्स्ट कॉइल में दें, देन देयर इज नो करंट इन द सेकेंड कॉइल। अगर हम एक स्टेडी करंट देते रहते हैं तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता है, इसके वजह से देयर इज नो करंट इन द सेकेंड कॉइल। क्लियर? लेकिन देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, so no induced current is produced. But when switch is off, switch off करते हैं आप तो तुरंत फ्लक्स में चेंज होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो पहली बात समझना है कि when we give the steady current, पहले हमने यहाँ पर करंट दिया तो हमने देखा इसमें फ्लक्स चेंज हुआ और फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट हमको यहाँ मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से एक स्टेडी करंट देते रहे, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, तो इसके फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, जिसके वजह से इसमें भी नहीं होगा और हमको करंट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम जैसे स्विच ऑफ करते हैं तो स्विच ऑफ करते समय भी इसमें फ्लक्स चेंज होता है और जिसके वजह से यहाँ पर हमको इंड्यूस्ड करंट मिलता है। तो व्हेन switch is off, then current is changed, and I2, then there is change in flux in the second coil and induced EMF generate in the second coil. Also induced current is produced in opposite direction. So both of the coil are linked mutually. So induced inductance in this type of inductance linked with the mutually, then so induced inductance is called a mutual inductance. Means दो कॉइल एक कॉइल में चेंज करने से दूसरे कॉइल में जो कि उसके पास में रखी हुई है उसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है और इस तरीके से इस इंडक्टेंस को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस से उसी कॉइल में आपको इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर दूसरी कॉइल में जो कि उसके पास में रहती है हम फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उसमें हमको इंड्यूस्ड करंट मिलता है। इसलिए हम इस तरीके को क्या कहते हैं, इस मेथड को म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, व्हेन वी विल राइट इन प्लेस, देन ध्यान रखिएगा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि देन वी विल राइट इन प्लेस ऑफ L इज इक्वल टू M, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट था उसकी जगह हम यूज करेंगे M, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। द फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट कॉइल इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट कॉइल, मतलब अगर सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स लिंक्ड रहता है वो फर्स्ट कॉइल से रहता है, तो हाउ मच करंट गिवन टू द फर्स्ट कॉइल, so that is greater than the second coil. फर्स्ट कॉइल में जितना हम करंट दे रहे हैं वो तो ज्यादा रहेगा क्योंकि हम उसमें करंट दे रहे हैं और दूसरे में आपका इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है, तो फर्स्ट कॉइल में इज ग्रेटर। सो अगर फर्स्ट सेकंड कॉइल का इंड्यूस्ड फ्लक्स phi2 है तो दैट विल बी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट करंट इन द फर्स्ट कॉइल और दिस विल बी रिटन एज, इसका कॉपी, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटा दें तो phi2 इज इक्वल टू mi1। यहाँ पर जो वहां पर यूज कर रहे थे L, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके ये हम यूज कर रहे हैं M इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा phi2 अपॉन I1 where M is the constant of the coefficient of the mutual inductance। ये बात आप ध्यान रखिएगा, coefficient of mutual inductance। क्लियर? देन अब इसमें समझना है कि अगर यहाँ पर जैसे पिछले हमने किया था I1 इज इक्वल टू यूनिट मीन्स 1 एम्पियर, देन M इज इक्वल टू phi2, M जो होता है phi2 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन आ रही है एक दूसरी म्यूचुअल इंडक्टेंस की, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंड कॉइल with respect to the first coil is equal to the amount of magnetic flux linked with the second coil when current in the first coil is 1 unit।
अगर करंट जो है फर्स्ट कॉइल जो है 1 यूनिट कर दें तो M is equal to phi2 means mutual inductance in the second coil. Phi2 means that is the mutual inductance is second coil with respect to the first coil equal to the amount of magnetic flux linked with the second coil when the current in the first coil is 1 unit. I hope that will be clear. When the current in the first coil change, then the flux linked to the second coil and induced EMF in the second coil is E is equal to d phi upon dt. तो here E I लिखा हमने, फर्स्ट करंट जो फर्स्ट कॉइल में दे रहे हैं इज इक्वल टू माइनस डी थीटा 2 अपॉन डी थीटा, ठीक है, डी थीटा 2 अपॉन डी थीटा डी टी, डी थीटा 2 अपॉन डी टी. तो ई आई मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर डी थीटा 2 की वैल्यू हमने थीटा 2 की वैल्यू पुट कर दिया, दैट विल बी एम आई 1. ये थीटा 2 मतलब यहाँ पर फाई 2 है, ये यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये फाई 2 है, ध्यान रखिए, दैट विल बी फाई 2 एम आई 1. सो हियर इज द फाई 2. क्लियर है, ये थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, पर थीटा नहीं है बल्कि फाई 2 है. तो डी फाई 2 मीन्स डी एम आई 1 अपॉन डी टी. तो दिस इज इक्वल टू, अगर ये E1 EI है फर्स्ट कॉइल के लिए, तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एम, इसको कॉमन ले लिया और ये पहले ले लिया डी I1 अपॉन डी टी. इसको आगे समझते हैं हम लोग कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द EMF of induced in the second coil. Induced, E2 means induced in the second coil, where rate of change in the current in the first coil is 1 ampere per second. क्लियर, यह आपका एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है.